हेलो दोस्तों, मैं आज हिस्ट्री बताने वाला हूँ आप लोगों को। हिस्ट्री इतिहास पढ़ाने वाला हूँ। इतिहास जो है ये 3 कालखंडों में विभाजित होता है। पहला होता है प्राचीन काल, दूसरा होता है मध्यकाल जिसे हम लोग मिडाइवल इंडिया कहते हैं, और तीसरा होता है मॉडर्न एज जिसे हम लोग आधुनिक भारत कहते हैं। तो जो मॉडर्न एज है इनसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बनते हैं। दूसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन से बनते हैं वो होता है मिडाइवल एज जिसे हम लोग कहते हैं मध्यकालीन भारत। और सबसे कम अब यूपीएससी या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है वो है एंशिएंट इंडिया, इसलिए। और सबसे जो इंटरेस्टिंग टॉपिक आता है वो हमारा मिडाइवल इंडिया का ही आता है। सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक मिडाइवल इंडिया ही आता है। तो भारत में मिडाइवल इंडिया की जो शुरुआत होती है, अगर हम लोग बात करें इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम लोग बात करें इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम लोग बात करें तो भारत में मध्यकालीन भारत की शुरुआत मानी जाती है 1206 एडी से। 1206 एडी से 1206 एडी से शुरुआत मानी जाती है, जब पहला कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा दिल्ली सल्तनत की स्थापना की जाती है, गुलाम सल्तनत वंश की स्थापना की जाती है। लेकिन ये जो दिल्ली सल्तनत की स्थापना अर्थात गुलाम वंश की स्थापना होती है 1206 ईस्वी में, गुलाम वंश की जो स्थापना होती है 1206 ईस्वी में, इससे पहले हम लोग ये जानेंगे, इसको जानने से पहले हम लोगों को ये जानना बेहद जरूरी होगा कि ये जो भारत में इस्लाम धर्म का उदय कैसे हुआ, और भारत में मुस्लिम आक्रमण कब कब हुआ, कितने बार भारत में अभी तक मुस्लिम आक्रमण हुए हैं, इन सारे चीजों के बारे में हमें जानना होगा। तभी हम इसके मूल पर पहुंच पाएंगे, और जब हम लोग मूल पर पहुंचते हैं तभी हम लोग ऊंचाइयों को छू पाते हैं। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। आप लोग जानते होंगे इस्लाम धर्म के प्रवर्तक और पैगंबर जी का 632 ईस्वी में देहांत हो गया था, और इसके बाद इस्लाम धर्म जो था वो कुछ उसमें गिरावट आई इस्लाम धर्म में, जिस कारण 632 से लेकर के 636 एडी तक जो प्रॉफेट मोहम्मद थे उनके चचा जान, उनका नाम था अबू बकर, जो कि खलीफा के प्रॉफेट मोहम्मद के बहुत ही खास व्यक्ति माने जाते थे और सबसे ज्यादा उनके साथ टाइम स्पेंड किया था। उन्हें इस्लाम धर्म का रिलीजियस माना गया, मतलब रिलीजियस हेड माना गया। ठीक है, रिलीजियस हेड करने का मतलब है कि धार्मिक जो प्रधान माना गया। ठीक, तो 636 एडी तक कम से कम 4 साल तक तो वो रहे, लेकिन उन्होंने खलीफा के पोस्ट को धारण नहीं किया। खलीफा का पोस्ट बनता है 636 एडी में। 636 ईस्वी में क्या बनता है बाबू? खलीफा का पोस्ट बनता है। खलीफा का पोस्ट बनता है। ये जो खलीफा होते थे ये 2 प्रकार के प्रमुख होते थे। पहला राजनीतिक प्रमुख अर्थात पॉलिटिकल हेड, राजनीतिक प्रमुख भी होते थे, और दूसरा प्रशासनिक प्रमुख भी होते थे। प्रशासनिक प्रमुख भी होते थे। ये जो खलीफा होते थे इनका पोस्ट स्टार्ट कब होता है? 636 ईस्वी में, और अंत कब होता है? तो 1919 में ये पोस्ट खत्म कर दिया जाता है। किनके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा। अंग्रेजों के द्वारा ये पोस्ट 1919 में खत्म कर दिया जाता है। लेकिन खैर वहां पर हम लोग जब चलेंगे मॉडर्न एज में तो हम लोग बहुत ही डीप में जाएंगे। इस डीप में जाएंगे कि हम लोग यूपीएससी लेवल तक के हिस्ट्री पढ़ेंगे। यूपीएससी लेवल तक का हिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पर। यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, या कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, उसके लायक हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं। ठीक, या फिर क्लास 10th हो गया, क्लास 6 और क्लास 11-12 में भी ये पूछा जाता है। तो राजनीतिक प्रमुख होने के कारण खलीफा को जो था वो अपने साम्राज्य का मतलब साम्राज्य में कानून बनाना, प्रशासनिक अधिकार थे। ठीक है, दूसरा था ये जो राजनीतिक प्रमुख और धार्मिक प्रमुख होगा। राजनीतिक प्रमुख, राजनीतिक में ही आ जाता है प्रशासनिक, और ये आता है धार्मिक प्रमुख। ठीक है, धार्मिक। ठीक, तो धार्मिक प्रमुख होने के कारण खलीफा जी को इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार भी करना था। इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार भी करना था। बात आती है 711 एडी की। पहले खलीफा हमारे उमर हुए। उमर, पहले खलीफा का नाम था उमर। ठीक,
बात आती है 711 एडी की। 711 एडी में जो इस्लामिक जगत के खलीफा थे उनका नाम था वाजिद अली। क्या नाम था? वाजिद अली। वाजिद अली। वाजिद अली। 711 ईस्वी में वाजिद अली खलीफा थे और हमारे जो भारत के दक्षिण में श्रीलंका जो देश बसा हुआ है वहां के राजा ने खलीफा के लिए एक गिफ्ट जारी किया। क्या जारी किया? गिफ्ट। श्रीलंका के द्वारा श्रीलंका के शासक ने गिफ्ट भेजा किसको? खलीफा को। कब भेजा? 711 एडी में भेजा। इस गिफ्ट श्रीलंका से भेजा तो गया खलीफा के लिए, लेकिन इस गिफ्ट को लूट लिया गया हमारे सिंध प्रांत में लूट लिया गया। और सिंध प्रांत के शासक थे दाहिर। जब सिंध प्रांत के शासक दावल वाला क्षेत्र में लूट लिया गया, समुद्री डाकुओं द्वारा लूट लिया गया। ठीक है। इस गिफ्ट में बहुत सारे धन दौलत थे जो जिस कारण डाकुओं ने इसे लूट लिया, क्योंकि डाकुओं को धन दौलत की जरूरत थी इसलिए लूट लिया। तो उसके बाद क्या होता है कि ये जैसे श्रीलंका के शासक ने भेजा और अब इसका पता चलता है ईरान के शासक। उस टाइम ईरान के शासक थे मंसूर अल हजाज। कौन थे ईरान के शासक? मंसूर अल हजाज। मंसूर अल हजाज जो थे वो कहते हैं श्रीलंका के शासक को कि भाई जो डाकू ने हमारे खलीफा के लिए जो भेजा गिफ्ट को रोका है, सिंध प्रांत के शासक को कहते हैं कि जो गिफ्ट भेजा गया था, जिन डाकुओं ने लूटा है आप उन्हें हमारे यहाँ भेज दें। लेकिन सिंध प्रांत के जो शासक थे जिनका नाम था क्या? दाहिर। क्या नाम है? दाहिर। ये बहुत ही महान शासक थे, अपने आप में बहुत ही कुशल थे। लेकिन दाहिर को जब पत्र भेजा जाता है मंसूर अल हजाज के द्वारा, ईरान के शासक के द्वारा, तो उन्होंने किसी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं की, ना ही डाकुओं को खोजने के लिए अपने सिपाहियों को भेजा। दूसरा बार पत्र भेजा जाता है। दूसरा बार भी जब पत्र भेजा जाता है फिर भी कोई रेस्पॉन्स नहीं होता है। उसके बाद क्या होता है कि जो ईरान के शासक थे जिनका नाम था मंसूर अल हजाज, उन्होंने एक कुशल योद्धा था उनके यहाँ, मंसूर अल हजाज। इनके यहाँ एक कुशल योद्धा था जिसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम, जिन्हें इन्होंने शिक्षा भी दी थी। उससे अपनी बेटी का निकाह करवाते हैं मंसूर अल हजाज जो है। तो ये अपने बेटी का निकाह किससे करवा देते हैं? कासिम जी से। कासिम से निकाह करवाते हैं, मोहम्मद बिन कासिम से। और अपने बेटी का निकाह कराने के बाद तो ये एक रिश्ता में इनका दामाद भी बन गया और सेनापति भी था कासिम। ठीक है, कासिम। इसके बाद कासिम को भेज दिया जाता है सिंध पर आक्रमण करने के लिए। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं कासिम, मोहम्मद बिन कासिम। इसके द्वारा फर्स्ट आक्रमण किया जाता है भारत पर। यही भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण था। 712 एडी की बात थी। 712 एडी में भारत पर पहला इस्लामिक आक्रमण हुआ और यही था प्रथम अरब आक्रमण। इसी को कहते हैं फर्स्ट अरब आक्रमण, फर्स्ट इस्लामिक आक्रमण। फर्स्ट मुस्लिम आक्रमण, अरब आक्रमण और प्रथम मुस्लिम आक्रमण यही था। फर्स्ट मुस्लिम आक्रमण अगर इसको कहें तो अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि प्रथम भारत में मुस्लिम आक्रमण कब हुआ या प्रथम अरब आक्रमण कब हुआ, तो हम लोग कहेंगे 712 एडी में। ठीक है। तो ये फर्स्ट अरब आक्रमण हुआ और किस क्षेत्र पर हुआ? तो दावल वाले क्षेत्र पर हुआ। दावल वाले क्षेत्र पर प्रथम अरब आक्रमण हुआ। यहाँ पर जो दाहिर जी थे इनके भतीजा शासन कर रहे थे, इन्हें मार दिया गया। इसके बाद निरुड़ पर आक्रमण किया जाता है। आगे बढ़ता है मोहम्मद बिन कासिम और निरुड़ पर आक्रमण करता है। कहाँ करता है? निरुड़ पर। यहाँ दाहिर के पुत्र बैठे थे, इन्हें भी मार दिया जाता है। इसके बाद से यहाँ पर मोहम्मद बिन कासिम भी घायल हो जाता है और इनके सेना भी घायल हो जाती है, जिसका फायदा दाहिर बिल्कुल नहीं उठाता है, ये अपने महल में सोया रहता है। उसके बाद आगे आता है निरुड़ के बाद रावर। रावर में दाहिर का किला था। किला के अंदर प्रवेश करने के बाद ये जागता है और तब जो है युद्ध में देखिए होता क्या है कि जो दाहिर, अब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन एराइज होता है। ये क्वेश्चन बहुत डीप की बात है। इसका एक कहानी है कि आखिर इतना महान शासक जो दाहिर था और ये एक बच्चा जो 17 साल का था, इसने इतने प्रतापी शासक जिसके पास सब कुछ था, इतना हाथी घोड़ा सेना तोप सब कुछ,
तोप तो नहीं था, कहने का है कि सब कुछ इनका सेना बहुत कुशल योद्धा थे, फिर भी दाहिर युद्ध में पराजित कैसे हो सकता है एक छोटे से बालक के से, मोहम्मद बिन कासिम से। तो होता क्या है कि मोहम्मद बिन कासिम की सेना, ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम की सेना, देखिए यहाँ पर मोहम्मद बिन कासिम की सेना थी, ये था मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम जो था ये घोड़े पर सवार था, किस पर सवार था, घोड़ा पर। और दाहिर जो था वो किस पर सवार था, हाथी पर। ठीक, ये दाहिर की सेना हो गई इस तरह से। ठीक, एक मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा एक तीर चलाया जाता है जो हाथी के मस्तक पर जाकर के लगता है, और हाथी के मस्तक पर लगने के कारण हाथी पागल हो जाता है और दाहिर को अपने पीठ पर से नीचे गिरा देता है, जिस कारण मोहम्मद दाहिर मारा नहीं जाता है, लेकिन ऐसा उनकी सेनाओं को प्रतीत होता है कि हमारे शासक अब नहीं रहे, जिस कारण उनकी सेना विद्रोह कर देती है और भागने लगती है इधर उधर, और दाहिर अकेला पड़ जाता है और मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा उनका मार दिया जाता है। तो मोहम्मद बिन कासिम जो थे, इस प्रकार से मोहम्मद बिन कासिम का प्रथम आक्रमण सफल रहा, प्रथम मुस्लिम आक्रमण सफल रहा। इसके बाद दाहिर के इसके बाद एक क्वेश्चन और आता है कि इतनी बड़ी उपलब्धि के कारण भी मोहम्मद बिन कासिम को मौत की सजा क्यों दी गई। बहुत बड़ा आक्रमण था, उसने भारत में प्रथम कितनी बार, 2 बार इससे पहले भी मुस्लिम आक्रमण हुए लेकिन दोनों असफल हुए, लेकिन ये मोहम्मद बिन कासिम ने बिल्कुल अपने आक्रमण को सफल किया। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि ये मोहम्मद बिन कासिम ने इतनी कुशलता पूर्वक, बहादुरी पूर्वक लड़ाई जीतने के बाद भी आखिर इनको मौत की सजा क्यों दी गई, वो दर्दनाक मौत की सजा क्यों दी गई। तो उसका रीजन ये था कि ये जो दाहिर थे ये तो भाई मारे जा चुके थे। जब कासिम इनके महल में प्रवेश करता है तो दाहिर की जो 2 पुत्री थी, 2 पुत्री थी दाहिर की, ठीक है, 2 बेटी थी इनकी, 2 बेटी थी इनकी, और दोनों बेटी बहुत ही समझदार थी। मोहम्मद बिन कासिम इन दोनों बेटियों को, जो बहुत ही खूबसूरत और स्मार्ट थी, और इन्हें ले जाकर के गिफ्ट करता है किसको, खलीफा को, कहता है कि लीजिए साहब, इन्होंने आपके गिफ्ट को लूटा था और मैं इनकी बेटी को ही आपको गिफ्ट कर देता हूँ। लेकिन ये दोनों बेटियां बहुत ही समझदार थी और इन्होंने खलीफा को ये कहा कि मोहम्मद बिन कासिम ने हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया है, मोहम्मद बिन कासिम ने हमारी इज्जत पहले ही लूट ली है, हजूर आपके पास आने से पहले ही मोहम्मद बिन कासिम ने हमारी इज्जत लूट ली। खलीफा को आता है गुस्सा और उसने मोहम्मद बिन कासिम को मौत की सजा सुनाया। मोहम्मद बिन कासिम को बैल से चमड़ी उधरवा करके मोम घोट करके मार दिया गया, मोम के द्वारा इसको दम घोट करके मार दिया गया। इसके बाद इन दोनों बेटियों के द्वारा ये कहा जाता है, और उस टाइम खलीफा थे सुलेमान। इसमें 2 बातें सामने आती है, देखिए इसमें 2 बातें सामने आती है। कुछ इतिहासकार का कहना ये वाला कहानी है, दूसरे एक इतिहासकार हैं जिनका नाम है ईरानी इतिहासकार बलजुड़ी। बलजुड़ी के अनुसार ये कहना है कि जो ये खलीफा थे वाजिद अली, इसके बाद जो खलीफा है सुलेमान, इनका मोहम्मद अल हजाज से दुश्मनी था, जिस कारण अल हजाज को भी इन्होंने परेशान किया और मोहम्मद बिन कासिम को जेल में रख दिया, और मौसूल जेल में, इराक के मौसूल जेल में रख दिया, मौसूल शहर में बंदी बना करके रख दिया और वहीं पर उन्हें मार दिया गया। लेकिन ये कहानी कम प्रचलित है और वो कहानी ज्यादा प्रचलित है जो मैंने इससे पहले आपको बताया। ये ईरानी इतिहासकार थे बलजुड़ी के अनुसार इस प्रकार से भी मोहम्मद बिन कासिम की मौत हुई थी। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो ये हो गया मोहम्मद बिन कासिम का। तो दोनों मोहम्मद बिन कासिम को दर्दनाक सजा दी गई, हमने ये भी जान लिया। अब हमें लगता है कि वैसा कोई बात, अब एक चीज और जाननी है कि मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा भारत में क्या क्या सुधार किए गए। तो मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा भारत में मुख्य रूप से 2 सुधार किए गए। पहला, भारत में पहली बार जजिया कर का, अगर जजिया कर की शुरुआत होती है, जजिया कर की शुरुआत, जजिया कर की शुरुआत, तो जजिया कर की शुरुआत मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा होती है। जजिया कर की शुरुआत पहली बार मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा होती है। इसके बाद मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा एक सोने के सिक्के जारी किए जाते हैं। किस प्रकार के सिक्के, सोने के सिक्के, जिसे दिनार कहा जाता है। खैर ये उतने प्रचलित सिक्के नहीं रहे क्योंकि इसने जीत के तुरंत बाद इसे मौत की सजा ही दे दी गई थी। तो फिर भी ये 2 सुधार हुए मुख्य रूप से, जिसके ये क्वेश्चन हमेशा आता है कि भारत में पहली बार जजिया किसने चालू की, तो मोहम्मद बिन कासिम ने चालू की। इसमें 5 प्रकार के स्टेटस वाले व्यक्तियों को छूट दिया गया था, जो थे महिलाएं, बच्चे, बूढ़े, विकलांग, इन सारे को छूट दिया गया था। तो छूट दिया गया था, ब्राह्मणों को भी छूट दिया गया था जजिया भरने से। ब्राह्मण मतलब साधु संत लोगों को दिया गया था। ये हो गया जजिया और दिनार। इसके बाद एक क्वेश्चन ये आता है कि जो
इसके बाद और कोई भी क्वेश्चन नहीं है वर्तमान में। तो चलिए दोस्तों, यही तक आप लोगों का आज रहा ये। ठीक है दोस्तों, बाय।